यदि हम साझेदारी व्यापार साझेदारी व्यवसाय की विशेषताओं की बात करें तो जो हमने इसका अर्थ और परिभाषा अभी समझी है उसमें से इसकी सारी विशेषताएं निकलती हैं, जिनमें से पहली है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। यानी साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो सदस्य दो साझेदार होने अनिवार्य हैं, क्योंकि दो से कम यदि व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय किसी व्यवसाय में है तो फिर वो साझेदारी व्यवसाय न होकर वो एकल व्यापार या व्यवसाय कहलाता है। तो कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, दो साझेदार होने चाहिए जो दो सदस्य हों, और अधिकतम जो साझेदारों की संख्या है वो मैंने पहले भी बताई है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी संस्था में, साझेदारी फर्म में या साझेदारी व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 बताई गई है। यदि अधिकतम जो साझेदार होंगे वो 50 हो सकते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है अनुबंध या समझौता का होना। जो व्यक्ति साझेदार के रूप में व्यापार में सम्मिलित हुए हैं उनके मध्य बहुत सी बातों को लेकर आपस में समझौता हो जाता है कि कौन व्यक्ति कितनी पूंजी लगाएगा, किस व्यक्ति का क्या काम होगा, पूंजी पे ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऋण की क्या स्थिति है, वेतन या कमीशन का संबंध में क्या प्रावधान है। बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर वो अपना एक लिखित या मौखिक अनुबंध कर सकते हैं, समझौता तैयार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में कोई मतभेद ना हो। और यदि कोई बात ऐसी है जो समझौते अनुबंध में नहीं लिखी गई और उससे संबंधित कोई मतभेद होता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्थाओं के अनुसार उसको निपटा लिया जाता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, किंतु सामान्यतः कोई मतभेद ना हो इस समस्या के निर्धारण के लिए, निस्तारण के लिए यह समझौता सामान्यतः लिखित में ही बनाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा वैध व्यवसाय का होना। यानी साझेदारी व्यवसाय एक वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, वैध व्यवसाय होना चाहिए। कोई व्यवसाय ऐसा ना हो जो वैधानिक रूप से प्रतिबंधित हो, जिसका करना विधान के अंतर्गत या विधान के प्रतिकूल माना गया हो। ऐसा व्यवसाय यदि कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं तो वो एक साझेदारी व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। संचालन या प्रबंध, इसकी परिभाषा में भी यह स्पष्ट किया गया है कि साझेदारी व्यापार का संचालन या प्रबंध जितने सदस्य हैं, साझेदार हैं, वो सभी मिलकर कर सकते हैं। उनमें से कुछ कर सकते हैं, कोई एक कर सकता है, वो आपस में अपने दायित्वों का बांट सकते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। इस आधार पर इन साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा उद्देश्य लाभ कमाना तथा परस्पर बांटना। साझेदारी व्यवसाय को जब कुछ व्यक्ति मिलकर शुरू करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि हम व्यापार को इतनी लगन, इतनी मेहनत से करें कि हमें लाभ हो, और उस लाभ को हम आपस में पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट लें। अब वो लाभ है या नहीं है वो तो उनके कार्य पे, संचालन पे डिपेंड करता है। लाभ होगा तब भी वो अपने निर्धारित अनुपात में बांटेंगे और हानि होगी तो भी। लेकिन जो व्यवसाय शुरू किया जाता है उसका उद्देश्य वो यही रखते हैं कि हमारे व्यापार में लाभ। असीमित दायित्व, अगला पॉइंट है हमारा असीमित दायित्व। असीमित दायित्व से यहाँ पे आशय है कि साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, साझेदारी फर्म की समस्त देनदारियों के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होता है। जैसे एक उदाहरण यदि लें, यदि साझेदारी फर्म का समापन किन्हीं कारणों से हो रहा है और उस स्थिति में साझेदारी फर्म की संपत्तियाँ, उसकी देनदारियाँ, उसकी संपत्तियाँ साझेदारी फर्म के ऋणों को या लेनदारियों को चुकाने में पर्याप्त नहीं है, तो साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियाँ भी प्रस्तुत करनी होंगी, जिससे साझेदारी संस्था के ऋणों का निपटारा किया जा सके। अतः साझेदारों का जो दायित्व है वो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत संपत्तियों को भी लिया जा सकता है। अगला पॉइंट है फर्म का निश्चित नाम। साझेदारों को, ये पहले जो आशय हमने अभी देखा था उसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति साझेदारी संस्था में सम्मिलित होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाता है, और सामूहिक रूप से वो किसी एक निश्चित नाम से अपना व्यापार करते हैं, जिसे हम एक फर्म कहते हैं। यानी फर्म का एक निश्चित नाम होना चाहिए। ये नाम किसी दूसरी संस्था के नाम से मिलता जुलता ना हो। जिन नाम पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया वो नाम ना हो, लेकिन फर्म का एक निश्चित नाम होना चाहिए। पृथक अस्तित्व नहीं, यानी
साझेदारों का साझेदारी व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं होता। अलग अस्तित्व ना होने का मतलब है यहाँ पे कि फर्म द्वारा किए गए सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लागू होते हैं। यानी फर्म के नाम से यदि कोई अनुबंध किया गया है, कोई कार्य किया गया है, तो उस अनुबंध को पूरा करने का दायित्व तो प्रत्येक साझेदार का साझेदार के रूप में भी है और व्यक्तिगत रूप से भी होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। आज हमने अपनी पहली क्लास में साझेदार का अर्थ, साझेदारी का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं को देखा है। और पहली क्लास के लिए थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाया गया है, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कोई यदि आपको प्रॉब्लम आती है या कोई बात आप पूछना चाहते हैं, अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू की जाएगी। जितना आज बताया गया है उससे रिलेटेड 2 छोटे क्वेश्चन हैं, मैं समझता हूँ आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आसानी से इनका आंसर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित साझेदारी अधिनियम का क्या नाम है, इसका नाम बताना है। दूसरा है, साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम साझेदारों की कितनी संख्या, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो सकती है, कितने साझेदार हो सकते हैं। यह आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं। आप घर में रहें, सेफ रहें। सरकार द्वारा जो कोरोना से बचाव के लिए निर्देश जारी किए गए हैं उनका ध्यान रखें। जल्दी ही क्लास में फेस टू फेस की बात होगी जब ये लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होगा। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।